पांडुलिपि की कार्यशाला का ये दूसरा सप्ताह और वो भी अब अंतिम चरण की ओर है। आप बहुत सारी लिपियां सीख चुके हैं और विद्वान आप लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं और लाभान्वित हुए भी हैं। उसी कड़ी में एक और महानुभाव जो अच्छे विद्वान हैं उड़ीसा से ब्रजकिशोर स्वाई जी, जो धर्मशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान हैं और उड़िया लिपि और देवनागरी इत्यादि लिपियों के भी मर्मज्ञ हैं। तो आपकी विद्वत्ता का भी लिपि के संबंध में खास करके आपको लाभ मिले हैं। हाँ, पाठ निर्णय पर होता ये है कि आपको जब बहुत सारी हस्तप्रतें मिलती हैं तो एक ही पाठ के स्थान पर बहुत सारे पाठ मिल जाते हैं। तो आप कैसे ये तय करेंगे कि आप जो है किस पाठ को लें किस पाठ को ना लें संपादन करते समय? इसमें एक बड़ी हाइपोथेसिस, विषय का ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। उसमें आपकी कुशलता है, प्रवीणता है, तो आपको बताएंगे, इसका ज्ञान कराएंगे। तो आप इस बात के साक्षी हैं कि पी.बी. काणे साहब किस तरह से धर्मशास्त्र का इतिहास लिखे। हमने पूरा वो एक इंटरव्यू लिया आपसे और बड़ा अच्छा लगा। जैसे जैसे परिचय होगा आप लोगों को भी उनकी विद्वत्ता का आभास होगा। संस्थान की ओर से मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप शुरू करें, समय ज़्यादा ना लेते हुए। ठीक है, चलें सर। ठीक है, हाँ। कई दिन तक आपने पांडुलिपि के बारे में ज़्यादा कुछ सुना है और इसकी वैज्ञानिकता को भी आपके पास पहुंचा दिया गया। आपके पास मैं एक अत्यंत एक सामान्य तथ्य प्रकाशित करूंगा। हम मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि के शब्द पर समझते हैं। कहीं कहीं पर पांडुलिपि का विज्ञान को मातृका विज्ञान भी कहा जाता है। पांडुलिपि को मातृका के रूप में माना जाता है। मातृका मातृका लेकिन इन दोनों में से पांडुलिपि शब्द बाद में आया और जो मातृका शब्द वो पहले था। इसीलिए ऐतिहासिकों ने बताया है जो पांडुलिपि शब्द और जो मातृका शब्द आगम शास्त्र से आया, तंत्र शास्त्र से, तंत्रागम शास्त्र से मातृका शब्द आया। और जो पांडुलिपि शब्द वो स्मृति शास्त्र से आया, धर्मशास्त्र से। आप लोग को याद होगा, आप लोग बचपन में पढ़ते थे, एक स्लेट को लेकर उसके ऊपर अक्षर लिखते थे। इसीलिए एक कोमल पत्थर को हाथ में पकड़कर आप आ ऐसे लिखते थे। इस कोमल पत्थर का नाम है पांडु। पांडु इस
पत्थर का नाम है, जिस पत्थर अत्यंत कोमल है और अक्षर लिखने के लिए, अक्षर विन्यास करने के लिए स्लेट के ऊपर अत्यंत सहज होता है। उस समय क्या होता था, राजाओं के दरबार में जब दो परिषद थी, एक शासन परिषद, एक विचार परिषद। विचार परिषद में जब हमारा कोई आपत्ति है राजा के पास उपस्थापित करने के लिए किसी के विषय में, किसी के विरुद्ध, हम उनके परिषद को जाते हैं और परिषद में उपस्थित रहते हैं परिषद के अध्यक्ष। उनके पास एक लेखक बैठते थे। मैं जो विषय को पिटीशन के रूप में राजा के पास बोलूँगा, मेरी ऐसा आपत्ति है इसी के विरुद्ध। मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझसे लोन लिया, 5 लाख रुपया लोन लिया, नहीं दिया, और मैं उसको पूछा, वो कुछ भी नहीं सुना, इसीलिए मैं राजा के पास जाकर मेरा आपत्ति पत्र लिखा, पिटीशन। जब आपत्ति पत्र हम लिखते हैं, आजकल हम कहते हैं इतला, हाँ, लिखते हैं। उस समय जो लेखक था, वो लेखक भूमि में मेरा वक्तव्य को लिपिबद्ध करता था और जिसके विरुद्ध मैंने आपत्ति उठाया, इसको बुलाया जाता था। वो आकर वहाँ जब राजा के पास पहुँचता है, उनको अध्यक्ष कहते हैं, इसी में जो लिखा है इसको पढ़िए, आपके विरुद्ध यह आपत्ति है। वो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, किसी पाठक इसको पढ़कर सुनाता है और उनको पूछा जाता है तुम्हारा क्या उत्तर है, वक्तव्य क्या है। वो अपना वक्तव्य लिखता है, बोलता है, और लेखक उसका भी मंतव्य भूमि में लिखता है। आप देखिए, ये दोनों में से एक वादी एक प्रतिवादी, एक डिफेंडेंट होता है। ऐसे जो दो प्रकार की वक्तव्य यहाँ भूमि में लिपिबद्ध किया गया, और लिपिबद्ध करने के बाद जो वादी है उसको पूछा जाता है, प्रतिवादी का उत्तर फाइनल होने तक तुम्हारा अगर मंतव्य में कोई परिवर्तन कर सकता हो, परिवर्धन कर सकता हो, कर लीजिए। और प्रतिवादी को वो कहा जाता है, अब उसका वादी का मंतव्य फाइनल हो गया, आपका मंतव्य को आप भी फाइनल कर लीजिए। जब फाइनल हो जाता है दोनों का मंतव्य, इसी को तालपत्र में लिपिबद्ध किया जाता है। तालपत्र में जब तक लिपिबद्ध नहीं होगा तब तक वो राजपत्र नहीं होगा, वो गैजेट नहीं हो सकता। तालपत्र में जब लिखा जाता है, इसी का नाम है मातृका। भूमि में जो लिखा जाता है, इसी का नाम है पांडुलिपि। इस पांडुलिपि शब्द से हमको मालूम पड़ता है जो पहला बार लिखा गया है। आजकल हम अंग्रेजी शब्द जो मैन्युस्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट का अर्थ है अक्षर, मानुष का अर्थ है, मानुष एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, इसी का अर्थ है हाथ। हाथ, इसीलिए पांडुलिपि का ये, इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट को कहा जाता है हस्तलिखित। जो हस्तलिखित वो भूमि में हो सकता है, हस्तलिखित वो तालपत्र में लेखनी के द्वारा खोदन कार्य के माध्यम से हो सकता है, और कभी कभी स्याही के माध्यम से
भूर्जपत्र में लिखा जा सकता है। इसीलिए इसी को कहते हैं पांडुलिपि, और इसका साइंस को कहते हैं पांडुलिपि विज्ञान। लेकिन यह मातृका विज्ञान और पांडुलिपि विज्ञान एक ही है। आज तक हम इसी को इसी तरह से मानते हैं। यह है एक विशेष विषय। और एक विषय आपके पास मैं रखूंगा, क्योंकि आज 20-22 साल हो गया मैं इसी के बारे में ढूंढ रहा हूं, कुछ उत्तर मुझे नहीं मिलता है। हमारे 14वीं शताब्दी में एक महाकाव्य लिखा गया था संस्कृत में, उसका नाम है नैषधीय चरित। उसका लेखक है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का नैषधीय चरित संस्कृत में लिखा गया है। हमारे वाङ्मय में, हमारे साहित्य में जितने सब अच्छे अच्छे वर्णन हैं, कभी कभी अरण्यों का वर्णन है, कभी कभी पशुओं पक्षियों का वर्णन है, कभी कभी मनुष्यों का जब वर्णन होता है आयु क्रम के अनुसार, कभी कभी बचपन का वर्णन, कभी कभी युवावस्था का वर्णन, कभी कभी वृद्धावस्था का वर्णन, ऐसा होता है। सब में कवियों ने नारियों का वर्णन अच्छी तरह से करते हैं, और इसके माध्यम से हमारा एक साइंस भी आ गया, एस्थेटिक्स, साइंस ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य विज्ञान हमको मिलता है। लेकिन जितने कवियों थे, एक कवि थे श्रीहर्ष जो नैषधीय चरित लिखते थे, वो पुरुष को वर्णन करते हैं। नारियों को वर्णन जैसे करते हैं, पुरुषों को भी ऐसे वर्णन करते हैं समान रूप से। और पुरुषों का वर्णन में श्रीहर्ष को अतिक्रम करने के लिए कालिदास भी समर्थ नहीं है। और वो जब वर्णन करते हैं, श्रीहर्ष का रूप वर्णन करते हैं, उसमें एक पॉइंट है मैनस्क्रिप्टोलॉजी का, वो आपके लिए भी एक हाइपोथेसिस होगा। श्रीहर्ष ने कहा है नॉल का जो कान है, जो दो कान है, नॉल का जो कान है, ये कान दंत्य न का आकार है। दंत्य न, तथा दाधा न, ये जो कान है, ये कान की आकृति दंत्य न की आकृति है। आप देखिए हमारे देश में कितने कितने हमारा प्रांतीय लिपि है, सभी लिपि का आकृति समान नहीं है, फर्क है उसमें। तो कौन प्रांत का दंत्य न का आकार नौल का कान के साथ समान हो सकता है? देखिए दक्षिण भारत में हमारी मलयालम लिपि है, तेलुगु लिपि है, तमिल लिपि है, कन्नड़ लिपि है। लगभग सारे उत्तर भारत में तो देवनागरी है, उड़ीसा में उड़िया लिपि है, बंगाल में बंगाली लिपि है, गुजरात में ऐसे लिपि है। लेकिन सभी आकार को, सभी वर्ण का आकार को, अक्षर का आकार को हमको उसका जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। ऐसा होने से चतुर्दश शताब्दी में, 14वीं सदी में जो लिपिमाला हमारी थी, आप लोग तो गौरीचंद ओझा जी के किताब को पढ़े होंगे। उन्होंने सभी प्रांत का एक विवर्तन दिया है, हीराचंद गौरचंद ओझा जी का।
और इस दंत्यना का आकार का निर्णय करना पड़ेगा जो मनुष्य का कान के साथ तुल्य है। यह एक विचार्य विषय है, यह एक अनुसंधान का विषय है और इसी का इवोल्यूशन को बार बार देखना पड़ेगा। केवल प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं है, मुद्रित अक्षर नहीं है, हमारे पास अभिलेख है, शिलालेख है, इनको सब हमको देखना पड़ेगा। यह है हमारा पांडुलिपि विज्ञान पाठकों के लिए एक चुनौती। हम इसको जरूर ढूंढेंगे। मैं तो 22 साल आज ढूंढ रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट भी ढूंढ रहते हैं और हम भी, क्योंकि इतना टाइम के भीतर हमको सभी लिपियों का ज्ञान संभव नहीं है, इसीलिए टाइम लगता है। और तीसरा है, हम जब ट्रांसक्राइब करते हैं, पाठोद्धार करते हैं, किसी ग्रंथ का मूल पांडुलिपि से हम उद्धार करते हैं। उद्धार करने के समय कभी कभी कितने कितने वर्ण हमको स्पष्ट नहीं होता। जब स्पष्ट नहीं होता तब हम एक कल्पित वर्ण वहां रखते हैं। कभी कभी कल्पित वर्ण हमको प्रकरण के अनुसार, विषय विन्यास के अनुसार ठीक नहीं हो सकता, कभी कभी भूल भी हो सकता, लेकिन हमको एक लेना पड़ेगा। इसीलिए हमको एक पाठ निर्धारण का पहला काम है इस वर्ण का, इस साहित्य का इतिहास को ठीक रूप से समझना। आपके पास मैं एक उदाहरण रखूंगा। कालिदास ने जब अभिज्ञान शाकुंतल लिखा, आप लोग को याद होगा, दुष्यंत जब एक मृग के पीछे एक शर निक्षेप करता है, आश्रम के जो ब्रह्मचारी उसको वारण करते हैं। वारण करने के समय उसको कहते हैं, महाराज ये आश्रम के मुर्ग हैं, वह हत्या योग्य नहीं है। आप अगर इसी को मारने के लिए तरनक्षेप करेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन कैसे मर जाएंगे? इसी में दो पाठभेद है। पुष्पल, जैसे एक फूल के ऊपर पुष्पलता विवाग्नौ, एक पुष्पलता कोमल और ये मुर्ग के शरीर अत्यंत कोमल। पुष्प के ऊपर तीर निक्षेप करने से जैसे यह पुष्प के भीतर यह तीर घुस जाएगा और पुष्प भूमिपात हो जाएगा, वैसे वह मुर्ग मर जाएगा। और एक दूसरा पाठ है, तुला रासा विवाग्नौ। तुला से अगर अग्नि का संजोग हो जाएगा, वह जैसे मर जाएगा, तुला खत्म हो जाएगा, ये मृग ऐसे मर जाएगा। तो यहाँ दो उदाहरण जो आया, ये दो उपमा के लिए आया, तुला राशि, पुष्प राशि।
जो पश्चिम भारत के लोग हैं, पश्चिम भारत में तुला का फसल उपज ज़्यादा है। तुला के साथ ये लोग अत्यंत परिचित हैं। इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र, इसी में तुला का कार्पास व्यवस्था का ज़्यादा विषय है। इसीलिए तुला के साथ आग का संयोग का विषय उनको ज़्यादा याद होता है। इसीलिए अग्नि का संबंध को ये ज़्यादा मानते हैं। पूर्व भारत, उत्तर भारत और यहाँ जो है, यहाँ पुष्परास, बंगाल में जितना मानुस्क्रिप्ट मिलता है उसमें पुष्परासा विभाग्नौ और एक तुलारासा विभाग्नौ, एक पुष्परासा विभाग्नौ, ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग है। तुला शब्द के स्थान पर हम पुष्प शब्द को रखेंगे। वर्ण विन्यास के लिए कोई सामंजस्य यहाँ नहीं है। सामंजस्य है इतिहास का, तुला का व्यवहार और पुष्प का व्यवहार। इसीलिए इसको देखकर हमको निर्णय लेना पड़ेगा कौन सा शब्द यहाँ अत्यंत निश्चित होना चाहिए। और कालिदास ने ये दोनों का शब्दों का व्यवहार तो नहीं किया था, अगर किया था तो किस शब्द को किया था। इसीलिए आज जितने संस्करण हुआ है उस संस्करण में ये दो शब्द मिलता है, लेकिन ये दो शब्दों को ना लेकर एक शब्द को लेने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह इतिहास का विषय है। ये बिल्कुल अक्षर का आकृतियों का विषय नहीं है। इसीलिए हमको इतिहास को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के माध्यम से एक शब्द का चयन करना पड़ेगा और पाठभेद जहाँ है इस एक पाठ को हमको लेना पड़ेगा। ये है एक विषय आपके लिए। क्या प्रकरण हमारे कुछ समझ में नहीं आया। तुला का और पुष्प राशि का देखिए ना, एक तुला शब्द है, एक पुष्प शब्द है। तुला कोमल है, तुला कोमल, पुष्प भी कोमल है। फूल, पुष्प फूल, तुला तो कॉटन, कपास, तुला तो कपा है ना, कपास को मानते हैं ना। तुला, देखिए जो तुला शब्द ये संस्कृत शब्द है। अच्छा, कार्पास शब्द संस्कृत शब्द है। कार्पास शब्द से कपा हमारे बोलचाल भाषा में आता है। तूल शब्द है सर, वो हाँ तूल है उसके कपास में, तूल। हाँ, तूल है, तूल शब्द, तूल शब्द, तूल और तुला। तूल और फूल। हाँ हाँ, इसीलिए कपा का कोमलता और फूल की कोमलता, कोमलता का सामंजस्य एक ही है। कोमलता दो तरफ समान है, लेकिन जब एक पाठ को हम चयन करेंगे तो तुला के स्थान पर पुष्प को रखेंगे या पुष्प के स्थान पर तुला को रखेंगे, यहाँ अक्षर विन्यास की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अक्षर है, अलग वर्ण है। लेकिन इसकी समस्या है इतिहास में। हम क्यों तुला पाठ को मानेंगे और पुष्प पाठ को नहीं मानेंगे, और पुष्प पाठ को मानेंगे तुला पाठ को नहीं मानेंगे। इतिहास के जरिए हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए पांडुलिपि का संशोधन के लिए पहले इतिहास का अध्ययन जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। ये एक विषय है। जब हम कुछ पाठोद्धार करते हैं, मानुस्क्रिप्ट से हम हमारे लिपि में उद्धार करते हैं,
हमको दो लिपि को मानना पड़ेगा। जो पांडुलिपि है वह कौन सी लिपि में है और हम कौन से लिपि में हम इसी को ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों के लिपि के बारे में हमको याद रखना पड़ेगा। और कभी कभी देखिए, मैं एक शब्द को लेकर आपके पास रखता हूं। एक शब्द है विधि, विधि, धा हर्षकार विधि। एक शब्द है विधु, विधु। एक है विधि, एक है विधु। संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का एकवचन में विधि का रूप है विधौ, विधि का रूप है विधौ। दोनों एक है। ये दोनों का शब्द रूप एक है, लेकिन इसका मूल शब्द अलग है। जब हम इसी को देखेंगे, इसी में अक्षर की समस्या कोई नहीं है। विधि, इसमें अक्षर की समस्या कोई नहीं है। लेकिन जो व्याख्याकार हैं, व्याख्याकारों को देखकर हमको देखना पड़ेगा, यह जो विधि शब्द या विधु शब्द जो विधौ वर्णन है, इसी में लेखक का उद्देश्य क्या है, विधु है या विधि है। इसीलिए कभी कभी ऐसा शब्द हमको मिल जाता है जिस शब्द का तात्पर्य को निश्चित करने के लिए हमारे पास एक प्राकरणिक समस्या आती है, कंटेक्चुअल प्रॉब्लम आता है। ये एक है। और जब हम उद्धार करते हैं, पाठोद्धार करते हैं, पाठोद्धार करने के समय हमारा मानुस्क्रिप्ट कभी कभी विशृंखलित हो जाता है। संपादन, संपादन में पाठ का निश्चय करना, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्स्ट, पाठ को निर्णय करना। लिप्यंतर तो ट्रांसलिटरेशन, एक लिपि से दूसरा लिपि से लेना, वो ट्रांसलिटरेशन। और एक लिपि से वही लिपि में लेना, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्राइब। जब हम करते हैं उस समय कभी कभी हमारी ज़्यादा त्रुटि होती है, क्योंकि हमको पाठ करने के समय हमारे दिमाग में यह पाठ कैसे घुसता है, और जब हम लिखते हैं, लिखने के समय हमारा दिमाग का कोई परिवर्तन होता है, वह वही रहता है। मैं आपके पास एक उदाहरण रखता हूँ। काशी में कोश का पढ़ाई होती थी कुछ साल से पहले। गुरुजी कोश को पढ़ाते हैं, और जब विद्यार्थी पढ़ते थे, विद्यार्थियों को पूछते थे, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा कहाँ है? शिष्य ने वो दोनों को मिला दिया है, काशी तलवाहिनी गंगा। प्रश्न था, देखिए प्रश्न था, का शीतल वाहिनी गंगा, का सी, ये दोनों में, दो वर्णों में कुछ स्पेस रखा गया है, क्योंकि का अलग है, शीतल वाहिनी गंगा अलग है। लेकिन जो विद्यार्थी गुरुओं के मुख से सुनकर अपना खाते में लिखता था, वो मिलाकर लिखता था, काशी तलवाहिनी गंगा। देखिए प्रश्न था, का
शीतल वाहिनी गंगा, और अनजाने से शिष्य ने इसको मिला करके लिख दिया, लेकिन ये उत्तर हो गया। का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा हो गया। देखिए देखिए, पहला जो का शीतल वाहिनी गंगा वो सही था। शिष्य ने इसी को उत्तर के रूप में नहीं लिखता था, लेकिन ट्रांसक्राइब करता था, गुरु के मुख से सुनकर उसको लिखता था। का शीतल वाहिनी गंगा ऐसे लिखना उचित था, लेकिन उसने का शीतल वाहिनी गंगा जब लिख दिया, तब गुरु ने देखा ये तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। इसीलिए देखिए, कभी कभी ऐसा पाठभेद रहने पर भी जब पाठांतर होता है, पाठांतर कभी कभी ठीक रूप भी दे सकता है। सभी समय पाठांतर भूल होता है ऐसा नहीं। देखिए, और एक दूसरा है, गुरु ने प्रश्न किया, कं बलवंतम न बाधते शीतम, कं बलवंतम न बाधते शीतम। कौन सा बलवान लोग को शीत नहीं होता है। शिष्य ने जब इसी का ट्रांसक्रिप्शन किया, शिष्य ने लिखा, शिष्य ने सब मिला दिया, कंबलवंतम, कंबलवंतम न बाधते शीतम। जिसके पास कंबल है उसका शीत नहीं है। देखिए, पाठ भेद कैसे समस्या को लाता है और पाठ भेद कैसे समस्या को समाहित करता है। जैसे का शीतल वाहिनी गंगा, ऐसे कंबलवंतम न बाधते शीतम। और अब हमारे पास प्रश्न आया है, जब हम पाठ संस्कार करके पाठ निर्णय करेंगे, हमको कितना त्रुटि के बारे में, दोष के बारे में अवहित होना पड़ेगा। पहले है इसी के बारे में, एक तांजोर में जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में एक टेक्स्ट है, एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि की संख्या 687, 687। इसी में एक श्लोक है। हम जब एक पांडुलिपि का पाठोद्धार करेंगे, हमारा कितने कितने दोष हो सकता है, इस दोषों को हम पहले जानना चाहिए। बिंदु दुर्लिपि आप भी नोट कर सकते हैं। बिंदु दुर्लिपि, विसर्ग, बीथिका, विसर्ग, विसर्ग, बिंदु दुर्लिपि, विसर्ग, बीथिका, बीथिका, बीथिका। बीथिका, बिंदु दुर्लिपि, विसर्ग, बीथिका, श्रृंग, श्रृंग, पंक्ति, श्रृंग, पंक्ति, पदभेद दूषणम, पदभेद, पदभेद, पदभेद दूषणम, दूषण, हस्तवेगजम, 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 अबुद्धिपूर्वकम, हस्तवेगजम, अबुद्धिपूर्वकम, क्षन्तुम अर्हथ,
क्षन्तुम अर्हथ, क्षन्तुम, क्षन्तु, क्षन्तुमर्हथ, समीक्ष्य सज्जना, समीक्ष्य सज्जना, सज्जन, बिंदु दुर्लिपि विसर्ग बीथिका, बिंदु दुर्लिपि विसर्ग बीथिका, यह एक श्लोक है। बिंदु दुर्लिपि विसर्ग बीथिका श्रृंग पंक्ति पदभेद दूषणम हस्तवेगजम अबुद्धिपूर्वकम क्षन्तुमर्हथ समीक्षा सज्जना। जो पाठोद्धार करते हैं, एक पांडुलिपि को नकल करके लिखते हैं, वो अंत में एक क्षमा प्रार्थना करते हैं। इन विषयों में मेरी त्रुटि हो सकती है। पहले है बिंदु। कभी कभी बिंदु का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। देखिए, यह एक शब्द है, ये वर्ण है, इसी में हम नीच में हम बिंदु देते हैं, इसी को हम व्यवहार करते हैं अड़ा, अड़ा कहते हैं। लेकिन कभी कभी इस बिंदु को वहाँ हो जाता है। ये बिंदु का जो विन्यास, बिंदु का लिखने के जो स्थान, कभी कभी वो भी उलट पलट हो जाता है, अलग हो जाता है। इसीलिए एक वर्ण दूसरा वर्ण के रूप में प्रतिभात होता है। यह है बिंदु की समस्या। सर, दो लगाए, दो मात्राएं लगाएं, जो उससे क्या लेना है? इसका नहीं। इसमें दो तो कोई नहीं है, हमारा तो नहीं है कुछ ऐसा नहीं, एक ही है वो बनाने के लिए। यह है बिंदु। और कभी कभी हम भी हमारे वर्ण विन्यास में द्वितीय विभक्ति के अनुसार है, कभी कभी अनुस्वार के स्थान पर हम बिंदु लिखते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे ऐसा होता है, देखिए हमारे पहले ये प था, ये हमारा प, और कुछ समय तक फ लिखने के लिए ये जो हमारा अब आया, इस फ आने से पहले प को फ बनाने के लिए एक वर्ण था, यहाँ अनुस्वार लिखते थे, एक बिंदु देते थे, वो फ है, पुराना फ है, प को फ बनाने के लिए। और कभी कभी इस बिंदु को हम अगर ऊपर दे देंगे तो पंग हो जाता है। कभी कभी पंग, कभी कभी फ, कभी कभी प। ऐसा हमको एक पृथक पृथक वर्ण का रूप हमको मिलता है। और इसी को कहते हैं एरर्स रिलेटिंग टू डॉट्स। डॉट देने के लिए कुछ कुछ एरर्स हमारा भी होता है। और दूसरा है दुर्लिपि। दुर्लिपि, बिंदु के बाद दुर्लिपि आता है, जिस वर्ण को पढ़ने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, इसी को कहते हैं इलेजिबिलिटी। लेजिबल जो नहीं है,
जो लेजिबल नहीं है, पढ़ने के लिए स्पष्ट नहीं है। हम कभी कभी ऐसे भी शब्द को निर्माण करते हैं जहाँ जिस शब्द को पढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं है। यह है हमारे लिए एक दुर्लिपि। दूसरा है सार्थोद्धार कैसे होगा उसका? हाँ? उसका सार्थोद्धार कैसे होगा? इसीलिए हम कितने एक लिपि को देखकर हम पाठ निश्चय नहीं कर सकते हैं। एकाधिक लिपि को जानना पड़ेगा। एकाधिक लिपि को जानने से हमको कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए अवकाश मिलेगा। हम देखेंगे जैसे आज तक ये दंत्य नकार का निर्णय नहीं हुआ जैसे श्री अर्शन ने किया है। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग हमारा जो विसर्ग हम व्यवहार करते हैं संस्कृत में, वो नहीं। विसर्ग होती छूट जाना। कोई वर्ण को छूट करते हैं। मान लीजिए पुरुषोत्तम, हम रू को छूट जाते हैं पुरुषोत्तम। ऐसा है, इसको विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग के कारण हमको भी एक पाठ अलग अलग मिलता है। इसी को हम इतिहास के जरिए, प्रकरण के जरिए, अक्षर का स्वरूप ज्ञान के जरिए निर्णय करना पड़ेगा, विसर्ग। और दूसरा है बीथिका स्पेस रखते हैं हम स्पेस रखते हैं। जैसे हम रखते थे का शीतल वाहिनी गंगा, का सी, इसी में बीथिका स्पेसिंग था। लेकिन शिष्य ने इस बीथिका को, इस स्पेसिंग को नहीं समझा, इसीलिए वो एक करके लिख दिया। जब बीथिका आ गया, तो पहले हस्तलिखित में तो स्पेस रहता ही था, बीच में अक्षरों के बीच में, शब्दों के बीच में स्पेस रहता ही नहीं था। देखिए सभी समय ऐसा नहीं, एक साथ था। एक पंक्ति को लेकर दूसरा पंक्ति जब लिखते हैं, वो तो स्पेस को रखना ही पड़ेगा ऐसे। और उसके बाद है श्रृंग। देखिए, मैं आपके पास इसी के बारे में देखिए, श्रृंग कैसा है, एक समस्या का कारण होता है। हम जब दीर्घई लिखते हैं, इसी के ऊपर एक श्रृंग करते हैं, दीर्घई के ऊपर एक श्रृंग करते हैं। लेकिन कभी कभी हम एक पंक्ति में, देखिए एक पंक्ति हमने लिखा, दूसरा पंक्ति लिखा। जब दूसरा पंक्ति लिखा, पहला पंक्ति में एक वर्ण था र, एक र वर्ण था। इसी र वर्ण से नीचे जो दूसरा पंक्ति आती है, दूसरा पंक्ति में यहां प वर्ण था। रा वर्ण का यो नीचा श्रृंग प वर्ण के भीतर आ गया, वो मूर्धन्य से हो गया। ऊपर रहने वाला जो र का श्रृंग, जो अंतिम श्रृंग है, यहाँ प वर्ण के भीतर जब घुस गया, जो द्वितीय पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में प मूर्धन्य से हो गया। इसीलिए ये श्रृंग का कारण से पाठभेद हो जाता है। शिखा। अच्छा, और उसके बाद आता है पंक्ति भेद। कभी कभी देखिए 4 श्लोक है, हम कभी कभी पहला चरण को दूसरा चरण कर देते हैं,
तीसरा चरण को चौथा चरण कर देते हैं, कभी कभी इसका पंक्ति भेद कर देते हैं। पंक्ति भेद कर देने से हमारा अर्थभेद हो जाता है। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। हमारा एक प्रसिद्ध श्लोक है, माता च पिता च, आप लोग को मालूम है, माता च पिता च जो है, कभी कभी पिता च माता च भी करते हैं, लेकिन कभी कभी पिता च माता च नहीं हो सकता ग्रामेटिकल रूल के अनुसार। माता च पितरऊ ऐसा होता है, माता पिता को पितरऊ कहते हैं, लेकिन पिता माता तो पहले पितृ शब्द उसके बाद मातृ शब्द, ये नहीं है। ये हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है समाज के नियम के अनुसार। देखता बोलता हूं, कभी पंक्ति भेद होने से कोई मातृ शब्द रखता है, कोई पितृ शब्द रखता है, लेकिन वह सच है मातृ शब्द। इसीलिए जब कोई माता च पिता च ऐसे ऐसे करते हैं, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे इसी पंक्ति को कभी दूसरा चरण में रखते हैं, दूसरा चरण को कभी कभी पहला चरण को ले आते हैं। इसीलिए पंक्ति भेद हो जाता है, पंक्ति अलग अलग हो जाता है। पंक्ति अलग अलग हो जाने से इसी का जब प्रोज ऑर्डर होगा, अन्वय होगा, अन्वय में दिक्कत होगा, वो ठीक रूप से इसी का अर्थ नहीं आएगा। ये है पंक्ति भेद, और है पद भेद। कभी कभी पंक्ति का भेद होता है, कभी कभी पद का भी भेद होता है। देखिए, एक शब्द है अरण्यानी, अरण्यानी, जो अत्यंत निबिड़ जंगल है, इसको अरण्यानी कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम बनानी भी कहते हैं, बनानी भी कहते हैं, लेकिन जो बनानी शब्द है वो दुष्ट है। हम बनानी शब्द को व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमारी लोक भाषा में कर सकते हैं, संस्कृत में बनानी शब्द नहीं है। संस्कृत में अरण्यानी शब्द को निश्चित करने के लिए पाणिनि का स्पेशल सूत्र है, लेकिन बनानी नहीं। एक अरण्य का जो जितना पर्यायवाचक शब्द है, इसी को लेकर इसी से जो प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय है, वो नहीं हो सकता। इसीलिए कभी कभी पदभेद हो जाता है। एक पद दूसरा पद के साथ ऐसा अगर होगा तो पाठांतर हो जाएगा। और पदभेद में भी कभी कभी एक पद दूसरा पद के साथ मिल जाता है और पूर्व पद से पृथक हो जाता है, दूसरा पद के साथ मिल जाता है, वो नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूं। बनानी शब्द दूषित है, ठीक नहीं है, ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। बनम बने बनानी रूप, नहीं, वो वन शब्द का बहुवचन रूप है, लेकिन वो जो वन का निबिड़ अरण्य, इसी के अर्थ में नहीं ना, वो तो अलग है, वो तो अरण्य के बारे में कहा जाता है। और पद के बारे में देखिए, कहा जाता है, एक प्रश्न होता है, प्रश्न होता है, बालिम कहा हतवंत के हतवंत, बाली, बालिनम के
बालिनम, बालिनम के बलिनम बाली जो सुग्रीव बाली, हाँ, ये जो बाली है आपको थोड़ा थोड़ा संस्कृत शब्द के साथ रहना पड़ेगा। बालिनम के हतवंतः, प्रश्न हुआ। यहाँ बाली द्वीप नहीं है, यहाँ बाली सुग्रीव का भाई। बालिनम के हतवंतः, इसका उत्तर आता है, एक पंक्ति में लिखा है, देखिए उत्तर है 10 राम सराहा। रामचंद्र के 10 सर बाली को मारते थे, लेकिन जब हम लिखते हैं एक पंक्ति में 10 रा तक लिखकर रह जाते हैं क्योंकि पंक्ति समाप्त हो जाता है। दूसरा पंक्ति लगता है म स रा। जब बाद में हम पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं बालिनम के हतवंत, दसरा मसरा, दसरा मसरा, ऐसे पढ़ते हैं। ये पदभेद, जो दसरा मसरा वो जो पद है इसी का भेद हो गया, इसीलिए ये है पदभेद। और एक सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी का विषय है हस्तवेगजम, हाथ का वेग। हम कितना कैसे लिखते हैं, कितना टाइम लेते हैं। सभी का लेखन के लिए सामर्थ्य समान नहीं है, प्रक्रिया समान नहीं है, विषय समान नहीं है। हस्तवेग के अनुसार धीरे धीरे हम एक एक शब्द को एक एक शब्द के साथ मिलाकर लिख देते हैं, कभी कभी अलग करके लिख देते हैं। आप लोग अगर टीचर हैं, आपके लिए ये विषय जरूर याद होगा। आप परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों का उत्तर पत्र देखेंगे, आंसर स्क्रिप्ट को देखेंगे, आप उस समय याद करेंगे जो मानुस्क्रिप्ट क्या है। जो विद्यार्थियों परीक्षा में बैठकर उत्तर पत्र लिखते हैं, उनका हस्तवेग कैसा है और कैसे पंक्ति को लिखते हैं, कैसे शब्द को, अपना बुद्धि को ठीक रूप से उपयोग करके आप इसको पढ़कर नंबर देंगे। आपका सर अंतिम प्रश्न में ज्यादातर होता है, टाइम मिलता नहीं तो फिर ऐसा हो सकता है। इसीलिए उस समय क्या होता है, विद्यार्थियों इतना वेग से उत्तर लिखते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, हमको उत्तर तो पूर्ण करना पड़ेगा। इतना वेग से लिखते हैं, एक वर्ण का पुच्छ दूसरा वर्ण के भीतर घुस जाता है, दूसरा वर्ण का शिरस्त्राण कुछ का पदत्राण हो जाता है। और उस समय आपको याद होगा मानुस्क्रिप्टोलॉजी को पढ़कर उत्तर पत्र देखना पड़ेगा, क्योंकि जो परीक्षक है उसका काम है परीक्षार्थियों को दोष नहीं देखना, परीक्षार्थी का उत्तर कैसा है, यह है परीक्षक का काम है। परीक्षक का काम है परीक्षार्थी का प्रश्न के अनुसार उत्तर कैसा है। इस उत्तर को ढूंढने के लिए हमको मानुस्क्रिप्टोलॉजी का विज्ञान को उपयोग करना पड़ेगा। और अगर आप परीक्षार्थियों को दोष को देखेंगे, गुण को नहीं देखेंगे, तो आप परीक्षक नहीं है, वो परीक्षक नहीं है। शुक्राचार्य ने जो शुक्र नीति लिखा है, उस में और इसमें क्या अंतर है? क्या दुर्लिपि
लिपि में और हस्तवेदगम में क्या अंतर है? ना दुर्लिपि जो कभी भी पढ़ाई नहीं जा सकता, कभी भी हमको मालूम नहीं होता है ये शब्द कौन है, और कुछ भी नहीं है। और जो हस्तवेग जो है वो हाथ की गति से अक्षर का रूप एक नहीं रहता है, वो अलग 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 हो जाता है। और इसीलिए ये आ गया अबुद्धिपूर्वकम। अबुद्धिपूर्वकम जब आप एक मैन्युस्क्रिप्ट को नकल करके लिखेंगे, उस समय आपको मेंटालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। आप कभी एब्सेंट माइंडेड नहीं होंगे, एब्सेंट माइंडेड नहीं होंगे। अबुद्धिपूर्वकम एब्सेंट माइंडेड अगर आप हो जाएंगे तो आप याद करते हैं मन में, ऐसे ऐसे मैं गंगा गया था, ऐसे ऐसे स्नान करता था, लेकिन यहाँ तो जमुना के विषय में वर्णन है। आप कभी कभी जमुना के स्थान पर गंगा लिख देंगे, ये अबुद्धिपूर्वकम है। इसीलिए जिस समय हम नकल करेंगे, हम एक मूल मैन्युस्क्रिप्ट के ट्रांसक्राइब करेंगे, हमको मेंटालिटी को स्थिर कर, निश्चित कर, और हमको कभी भी एब्सेंट माइंडेड नहीं होंगे और बुद्धिपूर्वक हम लिखेंगे, जानबूझकर लिखेंगे। इसीलिए अबुद्धिपूर्वक है। इस पर इतने प्रकार है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट को नकल करने के समय, इतना हमारी समस्या है। और इसीलिए इतने दोषों के कारण एक पाठ को निर्णय करना अत्यंत कठिन है। पाठ निर्णय के लिए इन दोषों को देखना पड़ेगा। और दूसरा है, वो मेरा अंतिम चरण है, इसमें कहा है, हम फिर विचार करेंगे मिलकर क्वेश्चन आंसर के माध्यम में, प्रश्नोत्तर के माध्यम में। इसमें एक है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में पहले पूर्ण विराम चिन्ह नहीं था। हमारा पूर्ण विराम चिन्ह नहीं था। विदेशियों का आगमन के पश्चात हमारा जो लिखन पद्धति का संस्कार हुआ, उनके भाषा में जो परिवर्तन हुआ, उसमें हमको कैसे इन्वर्टेशन कमा हमारा नहीं है, कमा फुल स्टॉप ये सब हमारा नहीं है। आप देखिए कितने मैन्युस्क्रिप्ट आप देखेंगे कहाँ भी नहीं है। लेकिन इन सभी के अभाव से आज तो सुविधा होती है, हमको इन्वर्टेशन मिलता है, कॉमा मिलता है, सेमीकोलन मिलता है, कोलन मिलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, ये सब हमारा नहीं है। ये सब अंग्रेजी शिक्षा का देन है हमारे शब्द राशि के भीतर। देखिए हमारे देश में जब पहले प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुआ, मुद्रणशाला शुरू हुई, पहले बार उसका अक्षर विन्यास हुआ जिसको फॉन्ट्स कहते हैं, वह पहले पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर कॉलेज में हुआ। क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज जो है वो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था, वो चर्च के अंडर में था। हाँ, इसी में जो मशीन में पहले मुद्रण प्रारंभ हुआ देश में, आपको अगर टाइम होगा वहाँ जाकर देखेंगे, वह मशीन है। अब वह मशीन है, प्रिंटिंग मशीन जो पहले बार हुआ। और इसी में टाइप करने के लिए, मुद्रण करने के लिए एक
4 या 6 पेज एक नियम लागू कर दिया, कैसा कैसा चिन्ह देना पड़ेगा। एक वाक्य समाप्त तो नहीं हुआ, अर्धमात्रा रह गया, इन्हें कॉमा देने पड़ेगा। और इसी के भीतर जितना विषय है इसी को फ्रेज फ्रेज करके सेमीकोलन दिया। आज हम जो लिखते हैं उनके तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमारे जो पुंथी है, हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें कुछ नहीं है। और हमारा वाक्य के समाप्ति के लिए एक शब्द था, यह शब्द है सबसे प्रामाणिक शब्द आज भी, इति। इसीलिए इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ऐसा पढ़ाई होती है। इति शब्द से समाप्त होता है। इसीलिए हम भी वाक्य व्यवहार करने के समय कोई मर जाने का टाइम हो गया तो उसका जीवन की इति हो गई, और परीक्षा में अच्छी तरह से नहीं लिखती है ना, ये क्या पढ़ाई की इति हो गई। इसीलिए यह एक इति शब्द होता है। प्रारंभ शब्द को विन्यासित करने के लिए, आरंभ बिगिनिंग को सूचित करने के लिए हमारे कई शब्द थे, जैसे जदि, जदवा, जत्तु, ऐसा शब्द हमको मिलता है जो हमको देखना पड़ेगा। एक प्रश्नवाचक पंक्ति अगर होगा उसके आरंभ में जत्तु रहेगा या नन्नू रहेगा। ऐसे कितने प्रकार हमारा पोथियों की भाषा में, देखिए सूत्राकार भाषा है। सूत्र में जब एक अध्याय का समाप्त होता है, इसी में अंतिम जो पद है इसका द्विरुत्व होता है, 2 बार बोलना पड़ेगा। 2 बार बोलने से, इति बोलने से एक पंक्ति का समाप्ति, और एक पद का जब 2 बार लिखन होता है उसे एक अध्याय की समाप्ति, चैप्टर का एंडिंग टाइम। अक्षर नहीं, पद का। आप देखेंगे जो धर्मसूत्र है, श्रौत सूत्र है, जितने सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र है हमारा, इसी में देखेंगे जब चैप्टर का एंडिंग होता है ऐसे पद का 2 बार बोलना पड़ेगा। पद का 2 बार बोलने से एक अध्याय की समाप्ति, एक चैप्टर की समाप्ति हो जाती है, इसको मानना पड़ेगा। इसीलिए हम जब नकल करके रखेंगे, नकल करके समय हम इसको चैप्टराइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए, अध्याय का निरूपण करने के लिए हमारे लिए सुविधा होगी। ये है हमारे एक पाठांतर को जानने के लिए कहाँ कहाँ हमारी त्रुटि होती है, और इस त्रुटि को देखकर हमको विचार करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करूँगा। देखिए, आप लोग के भीतर उड़ीसा के तो कोई नहीं है, एक पंक्ति है। देखिए, भागवत में एक पंक्ति आती है, श्रीमद् भागवत में, कई दिन में भगवान कृष्ण के साथ ललिता की झगड़ा हुई। ललिता के कृष्ण के साथ झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो सभी के पास भगवान कृष्ण जी जाते थे, ललिता के पास नहीं गई। ललिता के पास जब नहीं गए, ललिता दुखी है। जब कृष्ण जी के सखी है, जो दुखी है, दुखी होने के समय और कोई गोपी आकर उसको समझाती है, तुम क्यों दुखी हो? ना भगवान कृष्ण मेरे पास नहीं आए, ना जैसे दोस्त तो कृष्ण का नहीं है, दोस्त तुम्हारा है ना। कैसे दोस्त होता है?
ना देखिए, हमारे मुंह के भीतर दो है, एक है दांत, दूसरा है जीभ। कभी कभी दांत से जीवा का रगड़ हो जाता है, कभी कभी कट जाता है। माँ हमको खाने के लिए देती है, हम खाते हैं, लेकिन खाना खाने के समय हमारा दांत से हमारा जीवा का रगड़ हो गया, क्या माँ का दोष है? दोष किसका? दोष हमारा है। इसीलिए कृष्ण तुम्हारे पास नहीं आते हैं, इसलिए दोष कृष्ण का नहीं है, ये दोष तुम्हारा है, जैसे दांत जीभ को रगड़ देता है। इस उदाहरण को देकर जब लिखा है, देखिए इसी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, दशनई। दशन शब्द का अर्थ है दांत, दशनई। ये जो द है, ठीक है, नहीं इसी को निकाल देता हूं। ये जो द है, कभी कभी द को लिखने के समय अबुद्धिपूर्वकम, जब अबुद्धिपूर्वकम एब्सेंट माइंडेड होकर लिखते हैं, वह द को हम इसको बढ़ा देते हैं, वो ह हो जाता है। कभी कभी द ह होता है, हो जाता है। जब दशन के शब्द ऐसा लिखा गया है, ये जो स वर्ण है, इसी स वर्ण के स्थान पर पढ़ने वाला, जो नकल करने वाला है, वो उसका दिमाग खर्च करके स के स्थान पर त कर दिया और ह त हो गया। और पाठ में जब मिलता है तो दशन, जो दशन शब्द जो है, तो यहाँ तो हत है, ह त है, ये एक करप्ट, ये एक अत्यंत दुष्ट पाठ हो गया। इसीलिए इसी को शुद्ध करने के लिए जब हमारे पंडित के लोग जाते हैं, ये तो दशन शब्द था, दशन शब्द के स्थान पर ह त से ऐसा शब्द क्यों आया? ये ह त नहीं होगा। यो हस्त कर देते हैं कि दशन के स्थान पर हस्त शब्द आ गया, अब अर्थ समान हो गया। देखिए, एक त्रुटि रह गई, यहां 3 वर्ण है दशन, यहां 2 वर्ण है, छंदोभेद हो गया, छंद ठीक नहीं रहा, प्रोसोडी ठीक नहीं रही। इसीलिए प्रोसोडी को भी हमको देखना पड़ेगा, छंद को देखना पड़ेगा। केवल अर्थ नहीं, केवल वर्ण नहीं, केवल पद नहीं, केवल वाक्य नहीं, केवल अर्थ नहीं, इसी को भी छंद के रूप में देखना पड़ेगा। एक छंद में 4 चरण है, प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण रहते हैं। इसीलिए हमारा वृत्त रत्नाकर की तरह कितने कितने किताब है, इसको देखकर हमको छंदो ज्ञान लेना पड़ेगा, हमको वर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा, हमको अक्षर ज्ञान लेना पड़ेगा, पद ज्ञान लेना पड़ेगा, वाक्य ज्ञान लेना पड़ेगा, प्रकरण को लेना पड़ेगा, और टोटल टेक्स्ट का जो एवरेज विषय है, इसको जानकर इतिहास को लेकर हम संपादन के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।